बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जो एंटी टेस्ट सीरीज़ में आपके जो टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, उनकी डिस्कशंस को भी साथ साथ देख रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका T6 जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है उसको आपने, और मैं अब आप लोगों के साथ इसकी डिस्कशन करूँगा। उसमें से जौन से पॉइंट्स करेक्ट क्यों हैं और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर ये MCQs आपको एंटी टेस्ट में आते हैं तो आपने इसके लेफ़्ट राइट्स क्या देखने हैं वो भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो T6 जो है इसमें बेटा सिलेबस जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस बुक 2। उसके बाद 4 है डेटाबेस इंटीग्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशंस, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो ये 3 चैप्टर हैं 3, 4 एंड 5। ओके, इसके MCQs नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं जी, अ रिलेशनशिप, आपकी स्क्रीन पे MCQs आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ से देखते जी। अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ डैश रिलेशनशिप्स। कहते हैं जी जो कंट्रीज़ हैं एंड कैपिटल्स, उनके दरमियान में कौन सा, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो कहते हैं देखें जी कंट्रीज़ हैं एंड कैपिटल्स हैं तो ये मैनी टू मैनी है। याद रखो, कभी भी रिलेशनशिप्स को इस तरह मैयर या इस तरह आप कह लें डिस्कस नहीं किया जाता। देखा ये जाता है कि जो दो पार्टीज़ जिनके रिलेशनशिप्स की बात हो रही है वो क्या है। तो याद रखो, हर कंट्री का एक कैपिटल होता है, ठीक है। अब ये कंट्रीज़ कर देंगे तो डेफिनेटली ये कैपिटल्स भी हो जाएंगे, बट रिलेशनशिप जो है बिटवीन देम वो सिंगल ही होगा, जिसको आप कह सकते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप्स। ओके, तो इट्स एक्चुअली इस तरह की बातें जो हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो A 1 to 1 करेक्ट ऑप्शन है, इसको करेक्ट लगाइए। 1 to many नो, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हैं अ कंट्री हैव मल्टीपल सिटी या कंट्री हैव मैनी सिटीज़। यस, ये 1 to many हो सकता है, एक कंट्री के कई सिटीज़ होते हैं। और मैनी टू मैनी ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कई कंट्रीज़ के कई कैपिटल्स नहीं होते। अच्छा, उसके बाद मैनी टू 1 ऐसा भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास 1 to 1 है, ठीक है, विच इज़ एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज़ एंड कैपिटल रिलेशनशिप्स। MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप्स। MCQs वही है, बस रिपीट हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को अगर देखो, ऑप्शन ए है स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑप्शन बी है पर्सन ऑटोमोबाइल्स है, उसके बाद मदर्स डॉटर्स है, पर्सन फ़ोन नंबर है। तो आप देखो इसमें अगर आप गौर करो तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 3 सही हैं, मतलब पर्सन ऑटोमोबाइल है, बट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर, मल्टीपल फ़ोन नंबर्स, एंड पर्सन हैव अ रजिस्ट्रेशन इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। मतलब एक बच्चा जो PUCIT से पढ़ रहा है एट द सेम टाइम वही स्टूडेंट किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से भी कोई डिग्री कर रहा है, तो उनको दोनों साइड से रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिला हुआ है, लेकिन उनकी डेटाबेस में उसको एक ही नंबर मिला हुआ है अब्रॉड की। और पाकिस्तान में अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहा है PU से, तो उसको इनकी डेटाबेस में भी एक ही नंबर मिला हुआ है। तो किसी भी स्टूडेंट का विद पर्टिकुलर डेटाबेस जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यूनिक ही होता है। तो 1 to 1 की बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, जैसे ये नंबर है, ये सारे ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी, 1 to 1 की, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद MCQs नंबर 3 आ गया, मर्जिंग द रिलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। अब मर्जिंग रिलेशन क्या है, ये आप लोग जब डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ते हो उसके अंदर आप लोगों ने देखा था ना, वो रिप्रेजेंट एंटिटीज़, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप एंड मर्ज द रिलेशंस एंड नॉर्मलाइज द रिलेशंस, पढ़ी थी ना ये बातें, ठीक है। ये सारे फेजेस हैं। तो रिलेशंस यानी कि टेबल जो आप लोगों के पास मौजूद होते हैं डेटाबेस में, उसको मर्ज करना, ये किस लिए मर्ज किया जाता है, ये मर्ज किया जाता है जी व्यू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसके दरमियान, डेटा के दरमियान। यस, डेटा की इंटीग्रेशन, डेटा को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए उसके अंदर उसकी जो करेक्टनेस कंसिस्टेंसी है डेटा की, जिसमें एरर्स और मिस्टेक्स से बियॉन्ड या एरर और मिस्टेक से आउट होने के लिए आप लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जिसमें इंटीग्रेशन पढ़ाया था आपको बड़ी डिटेल से ये चीज़ें समझाई थी। उसके बाद व्यू एंटिटीज़, हाउ मैनी एंटिटीज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन योर डेटाबेस।
टीचर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर, जो जो लोग आपके डेटाबेस में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वॉल्व हैं, जिन जिन के एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं बाय यूजिंग मर्जिंग द रिलेशंस। अच्छा, चार्ली आंसर है जी बोथ ए एंड बी। यस, दिस वन इज़ अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्यू इंटीग्रेशन एंड व्यू एंटिटी इज़ अ करेक्ट आंसर एक्चुअली, जिसको हम मर्जिंग द रिलेशनशिप्स के अंदर यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोडेलिटी। अब दो पढ़ी थी, एक आप लोगों ने पढ़ा था कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन, वो आपको पता है जी किसी भी टेबल्स की ऑकरेंस वंस का लिंक ऑकरेंस टेबल 2 की ऑकरेंस 1 या 2 के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं, विच एक्चुअली डिफाइन द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बेसिकली, 1 to 1, मैनी, रिकर्सिव, नन। ठीक है, तो मोडेलिटी जो है, मोडेलिटी एक्चुअली डिफाइन करती है रिलेशनशिप्स की नेचर को। तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर जो होती है वो या ऑप्शनल होती है या मैंडेटरी और यूनी डायरेक्शनल एक टर्म है जिसको हम डेटा कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें डेटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है। तो ये मॉड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में आप लोगों ने नहीं पढ़े थे, सिम्प्लेक्स मॉड, तो उसके अंदर वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, डेटा एक मल्टी डायरेक्शनल है, एक यूनी डायरेक्शन, एक बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड पे आ जा रहा होता है। ठीक है, तो ये टर्म असल में वहाँ से है। तो रिलेशनशिप्स के साथ भी ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में रिलेशनशिप्स है, तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे इन है, यूनी डायरेक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शनल, मैंडेटरी, यस, डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। यस, और मोडेलिटी जो है वो नेचर बताती है, तो नेचर में या रिलेशनशिप ऑप्शनल हो सकता है या मैंडेटरी हो सकता है। ठीक है, तो डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद MCQs नंबर 5 जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, MCQ 5 में हमारे पास आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंटिटीज़। हम एंटिटीज़ में किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन ए मोडेलिटी, ऑप्शन ए डिसीजन ट्री, बीटा एंड चार्ली, द बोथ ए एंड सी, एंड द लास्ट वन इज नन। ठीक है, डिसीजन ट्री, डाटा फ्लो डायग्राम एंड DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स भी होगी, और एक ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। ये 3 एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ रहे थे। उसके अंदर आप लोगों को याद है डिसीजन ट्रीज़ में मैंने आपको ट्रीज़ बना के सारा का सारा ड्रॉ किया, तो उस लेक्चर को ज़रा रिकॉल करें, देखें तो आपकी जो एग्जैक्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिलेशनशिप्स की नेचर को डिफाइन करना वो मोडेलिटी, और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की बात होगी तो वो कार्डिनलिटी। तो इसके आपने चारों ऑप्शंस देखनी है, जिसके अंदर आपकी जो करेक्ट है वो अल्फा है। ओके, MCQs नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंटिटीज़। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें, मैंने कहा था हर वो चीज़ जिसका प्रॉपर एक वजूद है, हर वो चीज़ जो कि प्रॉपर जिसके हम एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, जिसके किसी फीचर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो करें। लेट्स सपोज मेरे हाथ में मार्कर है, इसका कलर क्या है, इसकी लेंथ विड्थ क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, और ये किस कंपनी की है, रेजेबल है या नहीं है। आई कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स अबाउट दिस मार्कर। ठीक है, तो ये मार्कर एक एंटिटी हो सकता है। इस तरह एक टीचर की पे स्केल क्या है, टीचर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, टीचर के सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद ना टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग टीचर। तो टीचर कैन बी a proper entity. A students, yes, a student can be an entity because student roll number, registration number, subjects, engineering, medical, whatever. Aeroplanes, yes, aeroplanes के features आप discuss कर सकते हैं। तो delta option which mean all, yes, they all can be entities। ठीक है, जब हम database design process पढ़ते हैं, उसके जो पहला phase है जिसके अंदर हम entities को define करते हैं, तो उसके अंदर हम represent entities के अंदर इन तमाम चीज़ों को as a entity represent कर सकते हैं। Next MCQ is an index may be created on. First of all, what is index actually? Index basically is in a table, and the table actually locate the files or records on your relations in your database. ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो आपकी फाइल्स उनकी लोकेशंस को इंडिकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स को हमने क्योंकि ये एक सेकेंडरी टेबल है, जैसे वर्चुअल इज़ एन सेकेंडरी टेबल, इस तरह इंडेक्स भी एक सेकेंडरी टेबल है, और ये किस की के ऊपर क्रिएट हो सकता है, प्राइमरी की पे हो सकता है। यस, प्राइमरी हमारा यूनिकनेस प्रॉपर्टीज़ को यूनिक प्रॉपर्टी चाहिए इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए। मतलब फर्स्ट करें, आप लोगों के पास ये एक टेबल है और यहाँ पे आप लोगों के पास फाइल रिकॉर्ड्स हैं।
तो आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर आप लिखेंगे रिकॉर्ड नंबर 1 जो है वो कहाँ पड़ा है, रिकॉर्ड नंबर 2 वो मल्टीपल लोकेशंस पे है तो सारी लोकेशन आ रही होती। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो सारी की सारी ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास इंडेक्स है। तो इंडेक्स या टेबल जो कि ये लोकेट करता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। तो इस इंडेक्स को बनाने के लिए आपको कोई यूनिक प्रॉपर्टी तो चाहिए ना लिंक करने के लिए। अगर कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके जो रिलेशंस हैं वो आपस में कैसे पता चलेगा जी कौन किसके साथ लिंक है। तो आपके पास किस किस की पे इसको बना सकते हैं बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइमरी की पे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकेंडरी की पे बना सकते हैं, यस, उसके बाद फॉरेन की। तो फॉरेन की आपको डेफिनेशन पता है, ये आपके पास टेबल नंबर या रिलेशन नंबर 1, ये आप लोगों के पास रिलेशन नंबर R2, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोगों के पास कई एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें भी कई एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके अंदर मैंने आईडी जो है वो 101 102 और इसमें भी मैंने जो आईडी है वो 101 102। तो यहाँ पे मेरे पास ये यूनिक प्रॉपर्टी के साथ ये मेरे पास एक की एट्रीब्यूट्स है, ऐसे ही है, कुछ गलत बात तो नहीं होगी। ये की है और ये दोनों क्या हैं, ये आपके पास नॉन यूनिक हैं, और नॉन यूनिक आपको पता है यूनिक के साथ ही मिलके की बन सकते हैं, अदरवाइज तो ये नॉन यूनिक है। तो यहाँ पे भी ये मेरे पास क्या है, ये एक की एट्रीब्यूट्स आ गया और इस की एट्रीब्यूट्स को हम यूनिक भी कहेंगे। तो टेबल 1 की जो प्राइमरी की है वो टेबल 2 की भी प्राइमरी की है, तो इसी को तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये फॉरेन की है। तो सर क्या इंडेक्स जो होते हैं वो फॉरेन की पे बन सकते हैं? तो भाई फॉरेन की भी तो यूनिक प्रॉपर्टी रखता है ना, तो यूनिक प्रॉपर्टी हमने देखना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज डी मीन ऑल, यस दे ऑल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द इंडेक्स इन योर डेटाबेस। ओके, MCQs नंबर 8 दैट रेफर टू द मेथड्स ऑफ डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। बताइए जी, ये आप ये लाइन समझिए, एक्स्ट्रा टेक्स्ट है जो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप गौर करें यहाँ से, विच डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेटाबेस रिजाइड इन डिफरेंट नोड्स इन द नेटवर्क्स, ठीक है। वो कहते हैं कि डेटाबेस के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, ठीक है, उनको हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं डेटाबेस की। अब इसके अंदर आपको पता है 4 टेक्निक्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, कौन कौन सी, रिकॉल करें जल्दी से ज़रा। सबसे पहले क्या थी, सेंट्रलाइज्ड, यस आई थिंक सेंट्रलाइज्ड। सेकंड पार्टीशनिंग, उसके बाद थर्ड वन इज रेप्लिकेशंस एंड द फोर्थ वन इज हाइब्रिड, यस। चैप्टर नंबर 3 लास्ट पेज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डेटाबेस जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो बताइए वो क्या है जी, रेफर द मैटर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेटाबेस रिजाइड एट डिफरेंट नोड्स इन द नेटवर्क्स, ठीक है। तो वो पार्टीशनिंग होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टीशनिंग इज़ योर करेक्ट आंसर। इसमें हम हमारी ये डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस आपको पता है सेट ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स। तो आप लेट्स सपोज आपकी यूनिक की बात की जाए तो अटेंडेंस, आपकी फ़ी, आपकी टीचर्स अटेंडेंस एंड सैलरी लेट्स सपोज, ठीक है। उसके बाद आपके घर में जो SMS जाना है या जो आपके रिजल्ट्स हैं, बेसिकली दे ऑल आर द मॉड्यूल्स। और ठीक है, आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो कंबाइन मिलके एक डेटाबेस बनाते हैं। लेकिन जब हम इनकी इंस्टॉलेशंस करेंगे तो जो ये फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, जो पैसों के इश्यूज़ हैं, इनका आपकी रिजल्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो हम फिर इनको इंस्टॉल भी नहीं करेंगे, फिर हम इसकी करेंगे पार्टीशनिंग, ठीक है। हम इसके पोर्शन बना लेंगे, जो पोर्शन जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको वहाँ इंस्टॉल करेंगे ताकि लोकली एक्सेस जो है वो फास्ट रहे और आपकी डेटाबेस सिक्योर भी रहे फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। ओके, तो इसकी ऑप्शन जो है वो बीटा विच इज़ कॉल्ड पार्टीशनिंग। रेप्लिकेशन इज़ अनदर थिंग, इसमें हम पूरी डेटाबेस को पोर्शंस में डिवाइड नहीं करते, हम पूरी डेटाबेस की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और उसको हर जगह इंस्टॉल कर देते हैं। और व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक इन दिस इज़ एक्चुअली द अपग्रेडेशंस। जब आप साइट A अपडेट कर रहे होंगे तो आपको साइट B भी उसी हिसाब से एट द सेम टाइम उसको वो भी अपडेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी जनरेट। डिवाइडिंग इज नथिंग, इज जस्ट अ टेक्निक्स। आप कह सकते हैं ये मैथ्स का ऑपरेटर है जी, चीज़ों को डिवाइड करना, तो इसका पार्टीशनिंग के साथ जैसे स्प्लिटिंग है, ठीक है, ये भी टेक्निक, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसका हमारी डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से कोई ताल्लुक नहीं है। MCQ नंबर 9, ऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस इन कंप्यूटर स्टोरेज इज डन इन। अब मैंने बताया था जब भी फिजिकली की कोई बात आए, मतलब आप लोगों को जी स्कैनिंग की जो मशीन है वो लगानी है, तो स्कैनिंग की मशीन
थंब स्कैन करवाना है स्टूडेंट्स का, तो ये मशीन किस लेवल पे लगती है। तो फिज़िकल की का वर्ड कहीं आ जाए या कोई आपको लगता है कि ऐसा पार्ट जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है वो फिज़िकली है, वो पार्ट मौजूद होता है बाकायदा तौर पे। तो ये सारे के सारे काम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में होते हैं, ठीक है। नेटवर्क्स बनाने हैं, स्विचेस, हब्स, प्रिंटर, स्कैनर्स जो भी आप लोगों ने लगाने हैं, अटेंडेंस स्कैनर, फेस स्कैनर्स, वॉइस स्कैनर्स, एनी सॉर्ट ऑफ स्कैनर्स। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग एट इम्प्लीमेंटेशन। एंड इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है फेज़ किसका है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के फिजिकल का है, ठीक है। इसीलिए रिक्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। तो डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर। एनालिसिस इज़ द वेरी फर्स्ट फेज़ जिसमें हम लोग डेटाबेस, यूज़र एनालिसिस और वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो डिज़ाइन है, अल्फ़ा विच इज़ लॉजिकल डिज़ाइन, बीटा विच इज़ फिजिकल डिज़ाइन। बेटा लॉजिकल डिज़ाइन एज आई टोल्ड यू, जिसमें आप लोग एंटिटी, रिप्रेजेंट, रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशंस एंड ऑल दिस स्टफ आप डिस्कस करते हैं। और फिज़िकल में आप लोग डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स, नेटवर्क्स और यूज़र रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कैसे करना है फिज़िकली वो देखते हैं। एनालिसिस भी हो गया। तो डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 10, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन डिसीजंस मस्ट बी मेड केयरफुली। कहता है जब आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसकी डिसीजन ज़रा ध्यान से बनाइए। क्यों? बिकॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन, जी तो ये इम्पैक्ट किस पे आता है। सबसे पहला इम्पैक्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी। यस, डेटाबेस मेरी कहीं और इंस्टॉल है, मैं यहाँ से लैपटॉप से उसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस ही नहीं हो रही, तो हमारे लिए वो डेटाबेस किसी काम की है, किसी काम की नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी प्लस रिस्पॉन्स टाइम। यस, डेटाबेस एक्सेस तो होती है लेकिन एक छोटी सी क्यूरी लगाएं तो जो डेटा फैच होके आता है वो आधा घंटा लेता है। तो उस डेटाबेस को आप कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे नादरा नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस, मेन हेड ऑफिस आप जिसको या जिसको आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कहेंगे, उसका सर्वर वो इस्लामाबाद में मौजूद है। बट अक्रॉस द कंट्री आप जहाँ से मर्जी जस्ट आईडी दे के उसको फैच करिए, मन यू कैन डू इट ऑनलाइन, ठीक है। आप वो जो ई आइडेंटिटी है या पाक आइडेंटिटी वेबसाइट्स पे यहाँ से आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे के अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करें, आपकी सारी फैमिलीज़ की डिटेल वहाँ पे आ रही है। अब ये इतना स्पीडली आपके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के ऊपर चीज़ें फैच हो रही हैं, लेकिन अगर यही टाइम घंटा घंटा लगाए तो आप तो इस डेटाबेस को कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रिस्पॉन्स टाइम कहाँ पे कैलकुलेट होगा? जब आप इसके डिज़ाइन बना रहे होंगे। ओके, ये दोनों चीज़ें तो ख्याल रखनी पड़ती हैं। तीसरी सिक्योरिटी, ठीक है, आपका डेटा एंटर हो रहा है बट सिक्योर नहीं है कहीं पे भी, इसीलिए वो व्यू बनाया जाता है डेटाबेस के अंदर। तो व्यू इज़ एन सेकेंडरी टेबल जो कि आपके डेटाबेस को सिक्योर करता है। नादरा के छोटे ऑफिस के अंदर लोगों को जस्ट डेटा एंटर करने की परमिशन है, चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाइड नहीं कर सकते। जो भी चेंज या मॉडिफाई आपने करवाना है, आपने सर मैं तो अपने मोहल्ले वाले नादरा में जाता हूँ और अपना नाम चेंज करवा के आ जाता हूँ, वो नाम वो चेंज नहीं करते, वो आपके नाम की ईमेल करते हैं इस्लामाबाद और वो वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद वो चेंज आता है और चेंज के बाद देन जो अपलोड होती है फिर वो, ठीक है। तो सिक्योरिटी, रिस्पॉन्स टाइम, एक्सेसिबिलिटी, दीज ऑल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन डेटाबेस। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल, डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी केयरफुली आपको करनी होती हैं। MCQ number 11, in relational database table is also called, so simple, tuple mean row which represent actually a complete record. Relation is another name of table. Correct answer beta. File is a combination of same type of record. That schema basically is a structure, is a technique which we apply to create the database models, ठीक है। hierarchical model, relational, logical और ERD entity relationship diagrams. ओके, नॉर्मलाइजेशंस का MCQs। इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन, बताइए ये कौन सी है जी? ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। और हम आपको पता है नॉर्मलाइजेशन की थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं किसको? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। तो कहते हैं जी बताइए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन नॉन की एट्रीब्यूट। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। की एट्रीब्यूट्स आपको पता है जो जिसको आप लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी की एलोकेट किया होता है वो की एट्रीब्यूट है। कंपोजिट आपको पता है वन मोर देन टू की एट्रीब्यूट्स को कंपोजिट कहते हैं। सॉर्ट इज़ अ फिजिकल की, इट एक्चुअली वी असाइन द फिजिकली टू सॉर्ट आउट द रिकॉर्ड्स। एवरी रिलेशनशिप मस्ट हैव कैंडिडेट की, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट या ऑल्टरनेट में ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी की नो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस जिसके अंदर डेटा जो है वो आपस में लिंक्ड होता है, मसलन आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो एक ने कहा जी यस,
थोड़ी देर बाद आप उसी बच्चे से दोबारा सवाल पूछें जी आर यू मुस्लिम, तो ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो गया। आपने किसी से पूछा जी आर यू मैरिड, तो उसने कहा जी नो, ठीक है। अब आप उसको क्वेश्चन रिपीट करके पूछें आर यू सिंगल, तो वो क्या कहेगा, वो यस कहेगा। दीज टाइप्स ऑफ डेटा आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो आपस में लिंक्ड होते हैं। आप किसी से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लें तो आप उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उससे एक्यूरेट उसकी एज पूछ लें तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर इस तरह के डेटा से भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये मास वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम लेती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेटा के ऊपर वो सारी टेक्निक्स याद करें। चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर 4 डिफरेंट टेक्निक्स मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, वो सारी आपने देखनी है इसके अंदर। तो आप लोगों के पास जो 13 है, एवरी रिलेशनशिप मस्ट हैव अ प्राइमरी की विच एक्चुअली used to identify the records in the database. MCQ number 14, constraints mean rules between two attributes is called, जी दो attributes के दरमियान में जो constraints होता है उसको क्या कहते हैं, functional relation, no, attribute dependency, no, ये वही है transitive वाली सारी। functional dependency का मतलब होता है सारे नॉन की पे आके डिपेंड कर रहे हैं, या कोई की नॉन की पे कर रहा है, तो इस टर्म को हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये किसी भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर हो सकती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ज़रूरी, क्योंकि ये टर्म है, ठीक है। ट्रांसलेशन टर्म है, उर्दू से इंग्लिश भी हो सकती है, इंग्लिश से उर्दू भी, पंजाबी से उर्दू भी, उर्दू से पंजाबी में। ट्रांसलेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली इज द प्रोसेस विच कैन बी एग्जिस्ट इन एनी टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद जो हमारे पास आ गया वो आ गया जी फंक्शनल रिलेशन कॉन्स्टेंट्स। फंक्शनल रिलेशन कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली इज द करेक्ट आंसर, ये दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 14 का करेक्ट आंसर इज डेल्टा। MCQs नंबर 15, अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कहता है जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपको पता है जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर दो बातों का ख्याल, पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, देयर इज़ नो रिपीटिंग ग्रुप्स, और दूसरा देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं तो योर रिलेशन इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो आप लोगों से यही तो पूछा जा रहा है, बताइए रिलेशन इज़ इन सेकंड, इज इन फर्स्ट एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंड ऑन द इंटायर प्राइमरी की। अगर वो उस पर कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर करेक्ट आंसर इज बीटा, ठीक है। तो MCQs नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। ओके जी, आगे चलते हैं। MCQs नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अनोमलीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय रिडंडेंसी इन द टेबल्स। अनोमलीज मीन एरर्स, तो टेबल्स के अंदर कौन कौन सी आ सकती हैं, इंसर्शन, यस इट कैन बी, deletion, yes it can be, modification, yes it can be, and delta all is the correct answer. The all types of anomalies can be cause redundancy in the tables. तो ये आपके सामने लिस्ट अप है इसका। MCQs नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल। ओके जी, आगे चलते हैं। अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स, एंड कहता है जी रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। एक बात बता दी जी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, मतलब देयर इज़ नो पार्शियल नो रिपीटिंग। अब दूसरी बात आपने इसमें से देख के बतानी, डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द की। अगर ऐसा हो जाए तो आगे पार्शियल, तो ये तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं करता फिर। ओके, डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द की, सारी की सारी जो हैं वो ऑल ऑफ द की, सारी की के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, कोई सेंस नहीं बन रही। इंडिपेंडेंट ऑफ द की, हर की लहदा है, नो सेंस। हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मसलन नो नॉन यूनिक डिपेंड ऑन नॉन यूनिक, तो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, देन यू कैन से यस योर टेबल इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मलाइजेशन। ओके, उसके बाद MCQs नंबर आप लोगों के पास आ गया जी 18, और 18 में हम जो देखेंगे वो है जी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट के अंदर मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव्ड, और आपको बताया था मैंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर बच्चों कभी भी कोई चीज़ ऐड नहीं होती, हर फेज़ पे कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है। फर्स्ट के ऊपर रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव हो रहे हैं, सेकंड के ऊपर आप रिमूव कर रहे हैं जनाब पार्शियल डिपेंडेंसी को, और सेकंड में हम फर्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस तो कर रहे होते हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसके अंदर, और थर्ड में हम रिमूव कर रहे हैं जनाब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल बेसिकली इज़ अ टर्म यूज फॉर
डिपेंडेंट एंड वर्किंग इज कॉल्ड फंक्शनल। नॉन फंक्शनल काम ही नहीं कर रही। आजकल आपके क्लासरूम नॉन फंक्शनल है, ठीक है, आप क्लासरूम्स में नहीं आ रहे तो कोई टर्म जब काम नहीं कर रही। एसोसिएटिव, लिंक्ड, मतलब बड़ा एक कमाल का एमसीक्यू एक दफ़ा आया एंटी टेस्ट के अंदर, जी बताइए विच इज़ प्रॉपर्ली एसोसिएटेड, रिकॉर्ड इज़ प्रॉपर्ली एसोसिएटेड विद, रिकॉर्ड जो है वो किसके साथ एसोसिएट, आगे ऑप्शन पता क्या थी, रिलेशन के साथ, टेबल के साथ, रो के साथ या डेटाबेस के साथ। अब सारे बच्चे को सर ये तो चारों ऑप्शन ही गले लगा रही हैं कि चारों ही सही हैं, तो करेक्ट कौन सा है, रो इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज अ कंप्लीट रो एक्चुअली रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। तो डेटाबेस में तो कई रिकॉर्ड हैं, कई फाइल्स हैं, इसलिए वो उसके साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। तो एसोसिएशन बेसिकली इज टर्म विच एक्चुअली डिफाइन हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड द एमसीक्यूज नंबर 18, इन विच dependency actually removed in third normal form is straightforward, is transitive dependency. No नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन नॉन की एट्रीब्यूट्स, अगर ऐसा है तो फिर वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है और हम इसको इसमें रिमूव करते हैं। ओके, 18वें का सीधा जवाब जो है वो डेल्टा है, डी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 19, different attribute in two different tables having the same names are referred to as, ठीक है, कहता है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल, दो मुख्तलिफ कॉलम हैं, मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर मौजूद हैं और उनका नाम जो है वो सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। अल्फा, यस, करेक्ट आंसर इज सिनोनिम। होमोनिम्स, नो, दिस वन इज अनदर थिंग। एक्रोनिम्स, नो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 20, द एंटिटी इंटेग्रिटी रूल स्टेट दैट, ये दो ही रूल है ना इसके, आप चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पेज ज़रा अगर रिकॉल कर लें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, तो इसमें देखिए ज़रा, द एंटिटी इंटेग्रिटी रूल स्टेट दैट नो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स कैन बी नल। यस, नो प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट्स है मस्ट नॉट बी ए नल, ठीक है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ईच एंटिटी मस्ट हैव अ प्राइमरी की, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, हर एंटिटी की वो तो नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की मस्ट हैव ओनली वन एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की वैसे यही एट्रीब्यूट रखती है, सिंगल एट्रीब्यूट्स ही रखती है, लेकिन प्राइमरी जो है वो आप की ये इसको अगर हम इस तरह कर लें ना, की एट्रीब्यूट मस्ट हैव ओनली वन एट्रीब्यूट्स या की कॉलम हैव वन एट्रीब्यूट्स, तो फिर ये और प्रोपोर्ट हो जाए। लेकिन एंटिटी इंटेग्रिटी का रूल हमने बताना है, वो क्या है, वो अल्फा ही है, नो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अब इसका चार्ली भी करेक्ट आंसर है, लेकिन ये एंटिटी इंटेग्रिटी स्टेट रूल्स के मुताबिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया 21, अ रूल दैट स्टेट दैट ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यूज इन अदर रिलेशन इज कॉल्ड, बताइए जी, वो आपके सामने डायग्राम, ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है, जिसमें उसकी वैल्यू आपस में हर साथ में लिंक होनी चाहिए। MCQs नंबर 22, टू और मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग द डिफरेंट नेम्स बट द सेम मीनिंग, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम है, तो इसका मतलब क्या है जी, वो होमोनिम्स हैं। यस, दे आर होमोनिम्स। अलाइसिस, ठीक है, लिंक, सिनोनिम्स अभी आपने शुरू में पढ़ा। उसके बाद ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट्स, नो, दिस इज जस्ट टर्म्स, एक कॉलम नहीं है तो दूसरा कॉलम उसका ऑल्टरनेट है जो उसी से मिलता जुलता है, जिसको हम ऑल्टरनेट कैंडिडेट की भी कहते हैं। ओके, उसके बाद MCQs नंबर 23, द एट्रीब्यूट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो इन द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कैंडिडेट की, डिटर्मिनेंट्स, फॉरेन की, प्राइमरी की। तो बताइए जी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एट्रीब्यूट्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। बीटा इज़ अ करेक्ट आंसर, 23 का करेक्ट आंसर इज़ बीटा। 24, द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ 2, बताइए जी, आप लोगों को पूरी डायग्राम बना के एक चीज़ समझाई थी। तो नॉर्मलाइजेशन का असल क्या है जी, गेट स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और इंक्रीज़ द नंबर ऑफ रिलेशन, नहीं वो तो ऑलरेडी बहुत होते हैं, हम उसको बल्कि मर्ज करते हैं। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज द रिडंडेंसी, एक्स्ट्रा फालतू डेटा डालना है, ये मतलब है ना, नो, ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच एक्चुअली क्रिएट दी कम्प्लेक्सिटी, और हम इसमें रिमूव करके एक स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स के तरफ आते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर 24 का अल्फ़ा। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी 25, फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। फंक्शनल डिपेंडेंसी दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के दरमियान में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, पार्शियल नॉन की डिपेंडेंसी कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, या नन। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी 25। 26 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनोमली इज रिजल्ट
फ्रॉम ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जी इनमें से कौन सी एनोमलीज है जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रिजल्ट। तो ऑल बच्चों ये सारी की सारी आप लोगों के सामने डेल्टा इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद 27 a relation that contain minimal redundancy and allow easy use is called। ठीक है वो कहता है जी वो वाला रिलेशन मतलब वो वाला टेबल जो आप लोगों को मिनिमल रिडंडेंसी देता है और इजी टू यूज़ देता है वो क्या होता है जी, वो क्लीन होता है। नो क्लीन का वर्ड कुछ नहीं है, सिंपल होता है। नो कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल नहीं। वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है सिंपल का मतलब ये नहीं कि दो बस कॉलम है और उनके नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट आईडी एंड नेम, तो ये सिंपल टेबल है, ऐसी कोई नहीं। ठीक है सिंपल का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं बट नॉट फॉर द वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल इजी मेथड्स के लिए। उसके लिए होता है वेल स्ट्रक्चर्ड, चाहे उसके अंदर thousands of attributes हों but they are must be not repeat, they are must be dependent on key, they must be not, they must don't have any sort of relationship between them। अगर ये सारी बातें पूरी हैं तो then this is called well structured, no issue at all। तो MCQs नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है वेल स्ट्रक्चर्ड डेल्टा। MCQs number 28 the first normal describe the tabular format in which the first normal form जो है वो tabular format किस में define करती। all the key attributes are defined, yes सारे के सारे key attributes properly defined होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई mistakes नहीं होनी चाहिए। उसके बाद no repeating groups in the tables, yes अगर हैं तो फिर आप first normal form को satisfied नहीं कर रहे। अच्छा उसके बाद ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, भाई यही तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि आपके टेबल को स्ट्रक्चर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल बनाती है। यही तो हम सारा कर रहे होते हैं। पूरी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हम करते ही इसलिए हैं कि उसमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाए। अगर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई तो योर टेबल इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी। उसके बाद जो 28 का करेक्ट आंसर है बच्चों वो है डी, मीन ऑल। दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली वी परफॉर्म्ड इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। 29 अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड। तो सबसे पहले तो बताओ कि डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं कितने। आपकी बुक में 7 हैं और हम उनमें से कितने पढ़ रहे हैं 4। कौन कौन से ज़रा रिकॉल करें माइंड में। टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, क्यूरी, यस यू आर राइट। तो डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, yes tools mean the all buttons, the all options which we used in design view to draw, to design a database, any objects of the database। and properties are actually the logical words which we use for the database composing process, in database composing process, and entity, anything which have existence and which we are actually talk about in the database उसको हम entities कहते हैं। object, yes the components in the database are called objects। ठीक है वो कौन से हैं वो आपने 4 पढ़े, फॉर्म, रिपोर्ट, क्यूरी, टेबल। ओके 30 which of the following object database used to retrieve data from the database। तो 2 हैं बच्चों, कौन कौन सा। डेटाबेस मैं आपको रिकॉल कर दूँ, टेबल is used to hold the data, to store the data। form is used to enter the data into the database। ओके रिपोर्ट एक्चुअली यूज टू एक्सेस द डेटा। ठीक है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपका रिकॉर्ड जो होती है वो वापस लेके आती है और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। और उसके बाद क्यूरीज, यस क्यूरी इज़ अ प्रॉपर आंसर। ठीक है क्यूरी जो है वो भी डेटा को फैच करती है बट क्यूरी का जो डेटा है उसको आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है रिपोर्ट जो होती है वो क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट्स में होती है, वो किसी जैसे वो तमाम लोग जिनके मार्क्स 95 से 93 ये क्राइटेरिया है, इसके दरमियान है, तो हो सकता है वो एक बंदा, हो सकता है वो 100 स्टूडेंट हो, तो इसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट में पेज सामने आ जाएगा, उसको हम रिपोर्ट। क्यूरी ऐसे नहीं होती, क्यूरी लगती तो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर ही है बट वो एक टेबल फॉर्मेट में आपके सामने आएगी जिसको आप एडिट कर सकते हैं। किसी एक का रिकॉर्ड, जैसे आप मेरा नाम लिखें तो या मेरी आईडी लिखें तो सिर्फ मैं ही सामने आऊँगा, तो उसमें 100 स्टूडेंट्स तो नहीं आ ही नहीं सकते। तो क्यूरी इस तरह लॉजिकली जो क्राइटेरिया लगता है बट उससे सिर्फ कोई एक यूनिक वैल्यू आपके सामने आ जाए उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। क्यूरी होगी, बीटा फॉर्म्स होगी, रिपोर्ट। तो आपने रिट्रीवल ऑफ डेटा की बात की है तो क्यूरी भी रिट्रीव करती है, रिपोर्ट भी, इसीलिए डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर बोथ ए एंड सी। ठीक है डेल्टा का जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ए एंड सी है, रिपोर्ट भी है और क्यूरीज भी है। होप सो आप लोगों ने यहाँ से कुछ आपकी लर्निंग हुई होगी, आपने इन MCQ से कुछ लर्न किया है, आपको ये लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा हुआ है एंट्री टेस्ट के हवाले से।
और स्टिल अगर आप कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आप लोगों को लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।